ये तो है ही है यार भावेश। तो देखो अब हमें एक चीज ये समझनी थी कि जैसे हमें कोई फंक्शन दिया y=a sin ωt, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे? 2π/ω ना, ये वाला टर्म हमारा ओमेगा है ना। क्या बात कर रहे हो? अबे लाइक का क्या करूंगा यार? प्रथम उस वन के लाइक का क्या होगा? बता क्या यूज है जिंदगी में उस वन के लाइक का? अगर मान लो ये ओमेगा को डबल कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, नई फ्रीक्वेंसी 2π/2ω ना, 2f हो जाएगी। अच्छा ये तो बहुत सही चीज है यार। एक बार पूछता हूँ सिद्धार्थ सर से फिर कि कैसे पॉइंटर आ रहा है। हाँ पांडा, बात तो सही है बट कोई ज्यादा मोनेटाइजेशन भी नहीं होता उसमें, यूट्यूब में भी। तो देखो ये क्या है। तो देखो जहाँ पे भी ये, जब हमारा फंक्शन में ओमेगा का जो भी फैक्टर, जितने फैक्टर से ये बढ़ेगा ओमेगा, उतने फैक्टर से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ना। बच्चों ये बात समझ आ रही है? अबे ऐसा होता तो सब इंग्लिश वाले टीचर अब तक स्टार बन गए होते, और स्कूल वाले सारे टीचर तो एकदम फास्ट मस्त इंग्लिश में पढ़ाते हैं। रंगू इंग्लिश वाले टीचर थे। तो देखो भाई, तो कितना पैसा ही पैसा आ रहा था। हाँ ये लिखना है बच्चों, ये नोटबुक में लिखना है। तो जितने फैक्टर से चेंज होगा ना, उतने फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी ना। टी का जो कॉफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है ना, टी का कॉफिशिएंट जितना चेंज होगा उतने फैक्टर से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फिर बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे y=sin ωt है। यार श्रेयस तेरी बात तो सही है, अपना इंग्लिश में हाथ तंग है, अब क्या करें बता। और दूसरा ये भी है कि चवन छोड़ी था फिर इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। तो अब देखो क्या होगा। तो बच्चों देखो भाई, अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ sin ωt में तो क्या हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर दूंगा तो इससे क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इससे क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इससे बस उसका जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो चेंज होगा ना। अगर जैसे साइन थीटा का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, तो अभी ये क्या होगा, सी के पास चला जाएगा ना, वहां पे ऐसे बनेगा। बट एक सेकेंड में कितनी बार ये रिपीट हो रहा है ना, ये कुछ चेंज नहीं होगा ना। बस उसकी वैल्यू चेंज हो गई है ना, सी के पास जाकर के ऐसा हो रहा है। बट जो एक सेकेंड में जो भी रिपीट हो रहा होगा वो चेंज नहीं होगा ना। तो अपन को ये दो पॉइंट समझने हैं ना, कि जितने फैक्टर से ओमेगा चेंज होगा उतने फैक्टर से टाइम पीरियड वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। और अगर कांस्टेंट एडेड होगा या सब्ट्रैक्टेड होगा उससे फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब हम लोग देखो काइनेटिक एनर्जी। हाँ फ्रीक्वेंसी मतलब ω/2π ना। ये सेंटेंस लिखा दूं? ये लिख लो ना, यहाँ पे लिख लो कि
क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। अच्छा अच्छा, ये एक सेकंड मैं इसको यहाँ सही से लिखता हूँ, क्या दिक्कत हो गई है। देखो यहाँ पे हमारा जो नया ओमेगा डैश है वो कितना आया, 2 ओमेगा आया ना। और ओमेगा डैश को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ डैश, और इसको लिख सकते हो 2 पाई एफ। तो 2 पाई कट जाएगा, नई फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, पुराने वाले की डबल ना। ओमेगा डबल होगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। आपको पता है ओमेगा होता है 2 पाई एफ। अगर जितने फैक्टर से ओमेगा चेंज होगा उतने फैक्टर से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना। और टी के साथ जो कुछ भी रहेगा वही ओमेगा है ना। टी के साथ जो कुछ भी है वही ओमेगा है। ठीक है, तो अब देखो हमें यहाँ पे बोला गया है कि कहीं पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी म्यू, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया, ये चक्कर है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। हाँ, ये तो यहाँ से फिर वो हो जाएगा। लग तो रहा है यार, नींद वींद आ रही है कुछ। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 29 वो देखते हैं। तो 29 में देखो हमें बोला गया है कि कोई ऑसिलेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कोई म्यू सिंबल से दिखाया ना। फ्रीक्वेंसी के लिए ये सिंबल भी यूज करते हैं ना। हम लोग एफ लिख लेते हैं ना, एफ है कुछ मान लो, तो हम इसको लिखेंगे ए साइन कुछ ओमेगा टी। मान लो ऐसे कुछ वो दिया हुआ है, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, एफ या म्यू भी लिख लो, अभी तो यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा। मान लो एस एच एम हो रहा है और उसकी एस एच एम की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी। तो उसकी वेलोसिटी कितनी बोलोगे, ऊपर में से क्या लिखना है, ऊपर में से इतना लिखना है ये सारा। सेंटेंस नहीं, ऐसे ही लिख लो ना भावेश, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ है और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी एफ है ना। ऐसे दिखा दो कि दोनों जगह फ्रीक्वेंसी सेम है। और यहाँ पे लिख लो कि अगर फ्रीक्वेंसी पहले वाले में एफ है तो दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी 2f हो गई है। ठीक है, प्रथम देखते हैं अभी जरूरत पड़ रही है कि नहीं इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट की। तो अब देखो हमें कहीं पे एस एच एम हो रहा है और उसका एक्स दिया है ना, तो इसका ओमेगा के करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही होगी ना, कुछ ओमेगा के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ रही होगी ना। तो वो हमें बोला गया कुछ म्यू है, फ्रीक्वेंसी को म्यू बता दिया गया है। अब अगर हमें एक्स पता है तो हम वी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके, और वी आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऐसे आ जाएगी। तो हम इसको अब देखो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1।
तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ना। तो अब ये आ जाएगा हमारा 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। तो अब ये वाला टर्म क्या है, कुछ कांस्टेंट है ना, बाहर ये कुछ कांस्टेंट है, इनटू cos 2 ओमेगा टी। तो इस फंक्शन का फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या देखोगे आप, कांस्टेंट या ये जो मल्टीप्लाई है एम्पलीट्यूड यहाँ पर, उससे कोई फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी के लिए हम केवल क्या देखते हैं, ये टी के साथ यहाँ पर क्या आया है। तो आप देख लो ओमेगा क्या हो गया, इस बार डबल हो गया है ना। अगर नया ओमेगा, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए ओमेगा 2 ओमेगा दिख रहा है। अगर एसएचएम में एक्स का ओमेगा आएगा तो के के लिए 2 ओमेगा आएगा ना। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। इस चीज को देखो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं देखो अगर कहीं पर वेलोसिटी की का फंक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, मान लो अगर कहीं पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसा आया है, तो एक कैपिटल टी टाइम में एक वेलोसिटी का पूरा ऑसिलेशन हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी में तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मतलब निगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा ना। समझो, निगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अगर पहले कैपिटल टी टाइम में एक ऑसिलेशन हो रहा था, तो अब इतने टाइम में t/2 में ही एक ऑसिलेशन हो गया ना। ये एक ऑसिलेशन है, ये दूसरा ऑसिलेशन है, तो अब कैपिटल टी टाइम में दो ऑसिलेशन हो गए। टाइम पीरियड आधा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अब। ठीक है, कंप्लीट, अब आगे कर सकते हैं हम लोग। तो देखो एसएचएम का जो मेन थ्योरी वाला पार्ट था वो हो गया। अब हमारा जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, वो आपको मजा आएगा अब आगे करने में। शुरू वाला ही पार्ट थोड़ा सा अपन को लगता है अजीब सा, अब आगे का पार्ट इजी है। अबे प्रथम एक्स की वैल्यू डाल देगा ठीक है, लेकिन डालने के बाद तो ये करना ही पड़ेगा ना, आपको कुछ ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे। श्री हरि हम लोग के हाथ में नहीं है, क्या करें हम लोग, कैसे शुरू करें। थर्टी वन 32 और मुझे भी लग रहा था कि लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, मेरे लिए होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो अब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, अब मैं बताने जा रहा हूँ 31 और 32 दो और। तो 31 देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल at rest position is this and kinetic energy is this. Total energy of particle at any instant. देखो आपको ये बोला गया है कोई पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है, ओसिलेट जब कर रहा है तो उसकी, जब वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे काइनेटिक कितनी रहती है, रेस्ट पे काइनेटिक कितनी रहती है, 0।
और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो दिया है आपको। तो टोटल कितना बोलोगे, इन दोनों का जो सम होगा, मतलब 15 + 0, टोटल कितना आ जाएगा 15 जूल ना। ये इसका आंसर क्या दिया यार, ये तो 15 आना चाहिए था, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। टोटल एनर्जी पूछी गई है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व होती है ना। देखो इसमें अगर 25 दिया है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा। देखो आपको ये पता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 होती है, काइनेटिक मैक्सिमम होती है ना, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0 हो जाती है ना, स्पीड 0 हो जाती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। और दोनों का सम हमेशा जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और कितना रहता है, ½ m ω²A²। दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया टोटल, तो यही हो जाएगा आंसर ना, 15 जूल। उसमें क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ उन्होंने किस हिसाब से दिया है, वो देखो अलग क्वेश्चन है वो। जो 31 में अगर हम ऐसे कर दें कि पोटेंशियल एनर्जी, करेक्शन ही करना पड़ेगा यार, अब उतना पूरा क्वेश्चन नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। आप करेक्शन ही कर लो, 25 को 15 बना दो ना, 15 कर दो 25 को। एवरेज वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की निकालना, वो याद रखना, वो मैं करा दूंगा ना, एवरेज निकालना। 725 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 15 है आंसर। 30, अबे प्रथम कुछ तो शर्म कर यार, 32 के बाद 33 भी बोल दिया तूने, हद है यार। अबे चमन आया ना, देख मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख ना, पोटेंशियल एनर्जी 15 है रेस्ट पे, जब है काइनेटिक 0 होगी, रेस्ट पे काइनेटिक तो 0 होगी ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, कोई भी इंस्टेंट पे टोटल निकालूंगा, वो टोटल तो कंजर्व रहता है ना, चेंज नहीं होता है। तो एक जगह अगर टोटल 15 आया तो हर जगह 15 ही आएगा ना। चवन मैं मजाक नहीं कर रहा था यार, मैं सही बोल रहा था कि 15 इसलिए 25 नहीं है। अब देखो 32, a body executes simple harmonic motion, the potential energy, kinetic energy and total energy are measured as a function of x। तो इनमें बताना है कौन कौन सा, ये तो वही है जो ऊपर बताया यार, वही नीचे जो पूछा है कि टोटल एनर्जी 0 कब होती है, कभी होती है क्या टोटल एनर्जी 0। एसएचएम में तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, ½ m ω²A²। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, एक्सट्रीम पर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, मीन पोजीशन पे। तो यही बताना है, अब इसमें क्या बताऊं। सी ऑप्शन आ जाएगा ना, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। 33 देखो अब, a particle is vibrating in a simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeter, at what displacement from the equilibrium position its energy is half of। आपको देखो ये पूछा गया है
कि किस पोजीशन पे, हाँ किस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल ना। टोटल एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल। तो इसमें आधा काइनेटिक है किस पोजीशन पे और आधा पोटेंशियल है किस पोजीशन पे, ये बताना है। आधा मतलब 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ना। तो हमें एक्स बताना है कि कहाँ पे ऐसा होगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल ये होंगे। तो आप लिख दो कोई भी फॉर्मूले में, यू का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर ना। तो यू की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। के मतलब एम ओमेगा स्क्वायर ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2। ए दिया आपको ना, तो डाल दो वैल्यू। अबे पांडा एक तरफ बोलता है कि डाउट बहुत आ रहे हैं, तो डाउट बहुत आ रहे हैं तो फिर टाइम तो बहुत देना ही पड़ेगा ना। थैंक यू भावेश, ऐसे ही करता जाऊंगा मैं, वेरी गुड। फाइनली अब हम लोग चलते हैं। ये तो है यार पांडा, तेरा कैलकुलेशन फास्ट है ना, इसलिए कैलसी का यूज कर करके करता होगा तो हो जाता होगा 1 घंटे से पहले ही। तो अपन अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एसएचएम के कुछ केसेस ना। अभी तक हमने देखा कि भाई एसएचएम होगा तो क्या क्या होगा। अब एसएचएम का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम या सिंपल पेंडुलम, ये सब देखेंगे। तो अब देखो एसएचएम में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो हम मेनली 3 टाइप के प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, एक तो स्प्रिंग मास सिस्टम, एक सिंपल पेंडुलम, और एक मिससेलेनियस। मिससेलेनियस में कोई भी बॉडी होगी और उसका एसएचएम करके टाइम पीरियड निकालना होगा। तो हम लोग अब पहला देख रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। हाँ वही कर रहा हूँ भाई, इसीलिए अभी तक तुझे समझ नहीं आया, मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम शुरू से लिख रहा हूँ तो रिवाइज ही हो रहा होगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम ही नहीं कहीं पे भी ना, अगर आपको बोला जाएगा कि कोई बॉडी है और वो ऑसिलेट कर रही है और उसका टाइम पीरियड निकालिए ना, आपको अक्सर यहाँ पे अब ये सिचुएशन आएगी कि कोई बॉडी है वो ऑसिलेट कर रही है, तो आप उसका टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हर जगह हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स पहले नोट कर लेने ना। हाउ टू फाइंड टी। तो हर बार आप क्या करोगे, पहला स्टेप देखोगे कि कहाँ पे उस बॉडी पर फोर्स जीरो है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पे फोर्स जीरो है। हाँ समझाने वाला हूँ, वही हो रहा है, वही चल रहा है बच्चों। लास्ट का पार्ट अच्छे से समझ आए इसीलिए बता रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे। मान लो आपको मिला यहाँ पे पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ से आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे ना। डिस्प्लेस करके फिर देखोगे कि इस पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना। तो अगला काम होगा, अगला स्टेप, डिस्प्लेस पार्टिकल स्लाइटली। स्लाइटली मतलब एक छोटा सा एक्स डिस्प्लेस करना होगा फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब डिस्प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, उस पे आपको रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब जो भी नेट फोर्स होगा वहां पर।
अब अगर कैलकुलेट करने के बाद F बराबर कुछ ऐसा आ गया -kx, हाँ मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है ना, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अबे पार्थ, ये तो ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, ये सब लिख के क्या करोगे? तो अब हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, तो F इक्वल टू -kx कुछ आ जाएगा। तो ये जब k आ जाएगा तो k ही हमारा क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा आ जाएगा √k/m, और ओमेगा आ जाएगा, तो टाइम पीरियड आप लिख सकते हो 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा मतलब m/k। अबे लिखना है भाई पार्थ, हद है भाई। भाई यार मजाक भी नहीं समझ रहा है पार्थ यार। तो हर बार देखो हमें क्या करना रहेगा, हर बार आपको जब भी टाइम पीरियड निकालना होगा, तो हम पहले F इक्वल टू -kx वाली इक्वेशन लेके आएंगे, और k अगर आ गया तो k को यहाँ रख करके टाइम पीरियड निकाल देंगे ना। बीच के ये सारे स्टेप बार बार नहीं लिखेंगे ना, ये समझाने के लिए लिख दिया एक बार। F इक्वल टू -kx आते ही हम लोग ये टाइम पीरियड लिख देंगे। चमन, कहाँ पे स्क्रॉल करना है भाई, यहाँ से? लिखो जल्दी। ओके प्रथम, थैंक यू फॉर योर काइंड नाइट गाइडेंस। पांडा समझ चुका है कि धैर्य रखना होता है, परेशान नहीं होना है। ये टी किसका लग रहा है चवन, किसका टी हो सकता है? एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, और उसका हमें टी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। पांडा ने सही पकड़ा, थर्मल एक्सपेंशन वाला टी है ये। तो अब हम लोग इसको यूज करते हैं ना, हम लोग अब इसको स्प्रिंग मास सिस्टम में यूज करते हैं ना। प्रथम देख भाई, एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। मान लो हमने एक m मास लिया और उसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग अभी शुरू में अपने नेचुरल लेंथ में ना, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कुछ l है। शुरू में इसमें ना तो कोई इलोंगेशन है ना कोई कंप्रेशन है। अगर इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, तो अभी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे स्मूथ सरफेस है, अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा ना। तो ये अभी जहां पर है उसी को हम बोलेंगे ये इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है ना। हम लोग मान लेते हैं ये x इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से x डिस्प्लेस करूं ना, अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करूंगा तो क्या होगा? स्प्रिंग अगर x इलोंगेट होती है तो स्प्रिंग में क्या डेवलप होता है? अगर स्प्रिंग x इलोंगेट होगी तो स्प्रिंग में क्या डेवलप होगा? टेंशन डेवलप होगा ना। और स्प्रिंग में फोर्स कैसे निकालते हैं?
k इंटू एक्स करके ना, जहां x इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है। तो इसका मतलब जब मैंने इसको x आगे को पुल किया, डिस्प्लेस किया, तो इस पे पीछे को एक फोर्स लगा, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, kx। और अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूं तो जिधर को x गया है उसके अपोजिट में ये फोर्स है ना, x अगर आ गया तो फोर्स पीछे को, ऐसे भी लिख सकता हूँ या केवल ऐसे भी लिख देता हूँ, माइनस के एक्स, एक ही चीज है दोनों ना। ये माइनस केवल डायरेक्शन के लिए है ना। तो अगर f इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया तो अब मैं बोल दूंगा कि भाई यहाँ पे SHM हो रहा है ना, यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम SHM कर रहा है। और अगर SHM हो रहा है तो टाइम पीरियड मैं डायरेक्ट लिखूंगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k ना, जहाँ पे t है थर्मल एक्सपेंशन वाला t। समझ आया कुछ क्या हो रहा है? बच्चों को कुछ समझ आया ना? हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, पहले हमने उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से फिर हमने उसको एक्स डिस्प्लेस किया, और उस पर रीस्टोरिंग फोर्स देखा, फोर्स आ गया कुछ ऐसा। अगर ऐसा आ गया तो हम बोल सकते हैं SHM हो रहा है, फिर के को देख करके टाइम पीरियड लिख देंगे। तो कोई भी सिचुएशन में जहां पे भी टाइम पीरियड निकालने को बोला जाएगा हमें यही करना रहेगा ना। तो अब हम लोग यही सेम काम करने जा रहे थे अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग कनेक्टेड हो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये नोट कर लो। तो हम लोग नेक्स्ट फिर देख रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो भावेश, वेक्टर साइन के साथ हमें ऐसे लिखना चाहिए, बट हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं ना, एक्स मतलब ये डायरेक्शन के साथ यहाँ डिस्प्लेसमेंट बताता है ना, SHM में एक्स हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। तो एक्स अगर प्लस में होगा तो ये फोर्स माइनस में होगा, और अगर एक्स माइनस में होगा तो फोर्स प्लस में होगा, तो हो जाएगा साइन का। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें हम लोग दो केसेस देखेंगे, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। तो पहला हम लोग देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लो हमारे पास दो स्प्रिंग लगे हुए हैं सीरीज में, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का K2 है, और हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है ना। अगर हम इस बॉडी को हल्का सा मूव करा दें तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है ना। ग्राउंड स्मूथ है। हाँ, ये मत लिखो अगर लिखा हुआ है, ये तो लास्ट टाइम लिख लिया था। तो हमारा क्या क्या स्टेप होगा, शुरू में ये सब अपने नेचुरल लेंथ में है ना। तो हम पहले क्या सोचेंगे कि ब्लॉक कहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो ये जहाँ नेचुरल लेंथ है यही इक्विलिब्रियम है, इसी को हम मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम है, एक्स इक्वल टू जीरो वाला पोजीशन ना, एक्स इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है शुरू में। फिर हम यहाँ से इसको कुछ एक्स डिस्प्लेस करेंगे। अगर हमने इसको कुछ एक्स डिस्प्लेस किया, अगर ये एक्स डिस्प्लेस होगा तो ये भी स्ट्रेच होगा, ये भी स्ट्रेच होगा,
क्या दोनों सेम स्ट्रेच होंगे? हमें नहीं पता ना सेम होंगे या नहीं होंगे, तो हम मान लेंगे कि एक मान लो कुछ x1 स्ट्रेच हुआ है, दूसरा x2 स्ट्रेच हुआ है। अगर एक इधर को x2 गया, एक इधर को x1 गया, तो ये पूरा ब्लॉक कितना आगे जा पाएगा? कुछ x1 प्लस x2। है कि नहीं? अगर ये x1 और x2 स्ट्रेच हो रहे हैं, तो पूरा ब्लॉक आप कितना खींच पाओगे? जितना दोनों स्ट्रेच हुए हैं। फिर आपको देखो क्या चाहिए, हमारा हमेशा क्या रहता है कि जिस भी ब्लॉक को हमने x खींचा, उस पे हमें फोर्स किसके टर्म में चाहिए? x के टर्म में चाहिए ना। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा x के टर्म में चाहिए। और अभी इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये जो स्प्रिंग इससे अटैच है उसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा ना। वन वाली स्प्रिंग अटैच है ना, तो वन वाली स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगा रही होगी इधर को? उसमें जो भी टेंशन होगा ना, टेंशन कितना होगा? K1 X1 ना। वन वाली स्प्रिंग उससे अटैच है, जो स्प्रिंग अटैच है वो फोर्स लगाएगी ना। जो स्प्रिंग अटैच है वो फोर्स लगाएगी, K1 X1। अब देखो आपको x1 के टर्म में फोर्स नहीं चाहिए। आपको एसएचएम में क्या पढ़ा है आपने कि x डिस्प्लेस करोगे तो x के टर्म में रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे x1 को हटा के x लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाएंगे? हमें यहाँ पे देखो पता है कि ये स्प्रिंग सब मासलेस है, दोनों मासलेस हैं, तो दोनों में टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगा ना। मासलेस बॉडी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। तो अगर पहले में K1 X1 टेंशन है, दूसरे में K2 X2, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x1/x2 बराबर होगा K2/K1 के। है कि नहीं? तो मैं यहां से x1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से मैं बोल सकता हूं x1 कितना होगा? x1 के सामने का रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू x1 x2 का सम ना। x1 x2 का सम मतलब x। तो मुझे x1 मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। तो अब मैं अगर यहाँ पे डाल दूंगा तो आ जाएगा अपना x के टर्म में रीस्टोरिंग फोर्स। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हमने कोई भी बॉडी को x डिस्प्लेस किया तो रीस्टोरिंग फोर्स मुझे x के टर्म में चाहिए ना। ये नहीं कि आप कोई भी टर्म में निकाल के ले आ रहे हो रीस्टोरिंग फोर्स, x के टर्म में ही चाहिए। तो और ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है? x आगे को डिस्प्लेस किया है, तो फोर्स पीछे को लगा है ना, तो माइनस आप लास्ट में लगा दोगे ना। तो ये हमारा पूरा ये के इक्विवेलेंट हो गया ना। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई K1 K2/K1 + K2। ये देखो डेरिवेशन मैंने पहली बार था तो बता दिया, हर बार इतना नहीं करेंगे ना। सलोनी एक सेकंड बता रहा हूँ। तो ये 1/K इक्विवेलेंट आ जाएगा, आपको ये याद रखना है ना। 1/K1 + 1/K2 ना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सलोनी अब ये देख लो इक्वल कैसे है। अगर ये मासलेस बॉडी है, मान लो मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे इधर वाली स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही होगी, इधर वाली स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही होगी ना। तो यहाँ पर अगर ये एक मासलेस पॉइंट है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? अगर कोई पॉइंट का मास ही नहीं है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जिसका मास नहीं है उस पर फोर्स लग सकता है क्या? नहीं लग सकता ना। कल्पेश कल लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इस पे नेट फोर्स जीरो कब हो पाएगा? जब इस वाली स्प्रिंग का K1 X1 इधर को है और इस वाली स्प्रिंग का K2 X2 इधर को है। वो दोनों अगर इक्वल होंगे तभी ना इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। हाँ, और दूसरा हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग या स्प्रिंग है और पूरी मासलेस है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी मासलेस बॉडी है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। आप ऐसे कोई भी पॉइंट लेकर के उस पर नेट फोर्स जीरो कर सकते हो ना।
बात तो सही है प्रथम, लेकिन तू भी तो 33 भी छोड़ नहीं रहा था, तो क्या करना करें हम। कोई नहीं, डाउट्स क्लियर करना जरूरी है, डाउट क्लियर करने से आगे वाला पार्ट आसान रहेगा। बिना डाउट क्लियर कर किए पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। वही ना, डाउट से ही टॉपिक क्लियर होता है। अब सीरीज के बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेरी गुड पांडा, क्या बात है। नेक्स्ट अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब अब चाल से जी जल्दी जल्दी लिखो। ज्यादा डाउट आए तो डाउट पूछ लो। ध्रुविल क्या करेगा, ज्यादा डाउट आएंगे तो फिर से एक बार रिवाइज कर नोट्स वगैरह, फिर डाउट पूछ अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो। ना देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोलोगे, जब दोनों कॉम्बिन दो स्प्रिंग ऐसे लगे हो ना, दोनों के एक एक एंड ब्लॉक पे लगे हो और एक एक एंड वॉल पे लगे हो ना, तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है ना, और शुरू में ये अपने नेचुरल लेंथ में है ना, यहाँ पे अभी फोर्स 0 है। अब अगर मैं इसको हल्का सा एक्स आगे को डिस्प्लेस कराऊं ना, अगर मैं इसको आगे को एक्स डिस्प्लेस कराऊंगा तो क्या होंगे, दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएंगे। दोनों अगर स्ट्रेच हो जाएंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम होगा ना। दोनों यहाँ पे पीछे को फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स पीछे को कितना लगेगा, एक की वजह से K1x और दूसरे की वजह से K2x ना, दोनों लगाएंगे ना, K1x K2x, तो दोनों का सम मिलकर के कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू एक्स, और x के अपोजिट है इसलिए -साइन। तो यहाँ पर ये हमारा K इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2 ना, फिर K इक्विवेलेंट आ जाएगा तो टाइम पीरियड निकाल लोगे, 2 पाई अंडर रूट m/K1 प्लस K2। तो इसका मतलब देख लो, K और R में इनवर्स वाला रिलेशन है। R को जैसे सीरीज में ऐड करते थे वैसे K को पैरेलल में ऐड करते हैं, और R को जैसे पैरेलल में ऐड करते थे वैसे यहाँ पे सीरीज में करते हैं ना, ये ध्यान रखना है ना, K और R का इनवर्स वाला रिलेशन बनता है। उल्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि उल्टा ही रिलेशन आया है इसलिए उल्टा हो जाता है। अब चवन को लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, देख ना, अब उल्टा आया है, पैरेलल में ये आया है तो मैं क्या बोलूं कि सीधा है। पैरेलल में अब आया है K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2, सॉल्व करके यही आया ना, अब जो आया वही बोलूंगा ना। ये व्हाट एन आंसर नहीं है, व्हाट अ क्वेश्चन था ये कि उल्टा क्यों हो जाता है। गजब क्वेश्चन का सिंपल आंसर था।
कंडक्टिविटी से कहाँ से रिलेट करने लग गए यार? थर्मल रेसिस्टेंस से एक बार रिलेट कर सकते हो, उल्टा रिलेशन। कौन सी बुक में लिखा है कि ये स्टैंडर्ड बनना चाहिए हर जगह रिजल्ट, सब एक ही टाइप के फॉर्मूले फॉलो करें, हर एक कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूला फॉलो करे, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड आना चाहिए? वेरी गुड अमन। तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे बिना दिमाग लगाए हुए। मान लो हमने दो स्प्रिंग लिए हैं, उनको यहाँ पे एक मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया, और फिर इस रॉड से मास के बीच में एक स्प्रिंग लगा दी। अब अगर हम इसको थोड़ा मूव करा के छोड़ दें तो हमें टाइम पीरियड बताना है कितना आएगा। हाँ, के सबका सेम दिया है ना, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और बॉडी ब्लॉक का मास एम है। तो ये कितना आ जाएगा? पहले आप इस पैरेलल वाले को सॉल्व कर लोगे ना, पैरेलल वाले को सॉल्व करोगे तो के और के 2 के हो जाएंगे ना, और फिर 2 के और के को सीरीज में वो सॉल्व करोगे। 2 के और के सीरीज में तो क्या आ जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k है। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा k1 k2 ओवर k1 प्लस k2, मतलब 2/3k। सॉल्व कर लोगे ना, 2/3k आ जाएगा ना के इक्विवेलेंट, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में 2k/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया होगा? सीरीज पैरेलल ऐसे आएंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखोगे सीरीज पैरेलल का, वो लगा के सॉल्व कर। फिर ये एक प्रॉब्लम करो। ना यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है और दो साइड में स्प्रिंग लगी है ना, दोनों साइड में, इधर वॉल है ना, इधर भी वॉल है, इधर भी वॉल है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी।
फोर्स तो यार चवन कहाँ लगेगा, ब्लॉक पे ही लगेगा, और कहाँ लगेगा। डिस्प्लेस तो मर्जी है तुम्हारी, आपको हल्का सा डिस्प्लेस कोई एक साइड कर देना है ना, डिस्प्लेस करके छोड़ना है, तो देखना है कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। हाँ पांडा सही है, आपको कोई भी एक साइड में हल्का सा डिस्प्लेस करो, अगर कोई भी एक साइड में डिस्प्लेस करोगे, अगर ये इधर को एक्स डिस्प्लेस करोगे, तो ये वाले स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी ना। अगर कोई स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है तो फोर्स किधर को लगाती है, बाहर को ना, बाहर को लगाएगी, और कितना लगाएगी, K2x, एक्स कंप्रेस हुई है, और ये वाली इलोंगेट हुई है ना, इलोंगेट हुई है, तो ये अंदर को लगाएगी, इधर को K1x। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आए ना, K1x और K2x, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, K1 प्लस K2x, और x के अपोजिट में फोर्स लगा है ना, तो फिर से आ गया F इक्वल टू KX, तो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 आ जा रहा है, तो टाइम पीरियड हो जा रहा है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में K1 प्लस K2। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2021 के फेब में, अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें। नेगेटिव, अब क्या मैं बोलूं, मैं तो अमन के क्वेश्चन से स्पीचलेस हो जा रहा हूँ। क्या बात है चमन, ये डिस्प्लेस किधर किया है यहाँ पर, इसको तूने इधर को एक्स डिस्प्लेस किया है, तो ये कंप्रेस हो गया है ना, तो इसने अपोजिट में फोर्स लगाया, ये लॉन्गेट हुआ था, ये अंदर को खींचेगा, तो दोनों मिल करके इधर को फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेस इधर हुआ है, तो एक्स और फोर्स दोनों अपोजिट है ना। तो हाँ, ये तो मैं हर साल कराता हूँ, ये तो पिछले साल वालों के बच्चों के को भी कराया था। तो अभी क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं भावेश, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, मिल ही जाते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, नोट्स बहुत सारे मिले इस बार। देखो एक और क्वेश्चन अपन ने लॉज ऑफ मोशन में किया था, एक ये क्वेश्चन कि एक फ्रिक्शन में एक मास है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो मिनिमम कितना फोर्स से हम इसको मूव करा सकते हैं, मिनिमम कितने फोर्स से हम इसको मूव करा सकते हैं, वैल्यू निकालनी थी। याद है तुम लोगों को। मतलब हाँ, तो करके एफ की वैल्यू आई थी म्यू एम जी अपॉन 1 + μ²। ये वाला भी आया था, बस म्यू दे दिया था, एम दे दिया था, एफ की वैल्यू पूछी थी, तो ये रिजल्ट म्यू और एम दे करके कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी थी। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, आप क्या बोले, नोट्स वाले क्वेश्चन भी गलत कर दे रहे हैं, और वो भी ऐसा वैसे बच्चों ने नहीं, 99% वाले बच्चों ने भी गलत किया ये क्वेश्चन। ये तो पहले करा दिया है चवन, अभी क्यों लिखना है उसको, लिखा तो हुआ है वो पहले से एलओएम में, अभी थोड़ी एलओएम का क्वेश्चन लिखेंगे।
अबे लिखा है भाई चमन, उधर एलओएम रिवाइज करना तो हो जाएगा ना भाई। चमन बहुत ही इनोसेंट बच्चा है एकदम। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर हम लोग मान लो इस स्प्रिंग से कोई मास को ऐसे वर्टिकली सस्पेंड कर दें ना, तो ये कहीं इलोंगेट होके कहीं रुक जाएगा, फिर वहां से हल्का सा हम डिस्प्लेस करें तो ये क्या एसएचएम करेगा, और अगर करेगा तो टाइम पीरियड बताना है। सभी लोग ट्राई करो। पहले आप देखो कहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, फिर वहां से हल्का सा डिस्प्लेस करो, और डिस्प्लेस करने के बाद टाइम पीरियड निकाल लो। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। हाँ प्रथम 2 पाई अंडर रूट m/k आ जाएगा फिर से। नहीं भावेश, एक्स वगैरह सब कैसे आ जा रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मान लो स्प्रिंग की कुछ नेचुरल लेंथ एल है ना, फिर जब आपने उससे मास हैंग किया तो मास हैंग करने के बाद क्या होगा, वो कुछ इलोंगेट हो जाएगा, मान लो एक्स नॉट इलोंगेट हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहां पे mg बराबर हो जाएगा के एक्स नॉट के, इक्विलिब्रियम वही आएगा ना। तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आ गई हमारी mg इक्वल टू के एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू mg/k। नहीं इतना इलोंगेट हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, ध्यान रखना ना, ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। फिर अब आप क्या करोगे, यहां से फर्दर एक्स उसको डिस्प्लेस, इक्विलिब्रियम से आपको डिस्प्लेस करना। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करूंगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करूंगा अब इसको ना, कुछ एक्स डिस्प्लेस कर दिया अब इक्विलिब्रियम से, तो अभी इस पे फोर्स क्या करेंगे, देखो शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है ना, फिर मैंने उसको कुछ मास हैंग कर दिया। अगर मास हैंग कर दूंगा तो क्या होगा, इसके वेट की वजह से ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा ना, इलोंगेट होकर के कितने इलोंगेशन पे रुकेगा, mg/k। तो ये इसकी जहां पे फोर्स बैलेंस है ना, वो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है ना। अब ये ध्रुवील यहाँ पे इलोंगेट हो रहा है ना, कंप्रेस नहीं, इलोंगेशन, स्ट्रेच हो रहा है ना। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम से इसको खींच दूं एक्स नीचे को, अब खींच दूं और छोड़ूं तो फिर क्या होगा, अभी इस पे टोटल कितना फोर्स लगेगा ऊपर को, ऊपर को अगर मैं फोर्स देखूं तो टोटल ये स्प्रिंग अभी कितनी स्ट्रेच हो रखी है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं कैपिटल एक्स लिख देता हूँ ना, कैपिटल एक्स,
और ये पूरा कितना स्ट्रेच हो रखा है उसको एक्स लिख देता हूं, तो पूरी कितनी स्ट्रेच हो रखी है, एक्स नॉट प्लस एक्स स्ट्रेच हो रखी है ना। तो ऊपर को फोर्स कितना लगेगा, ऊपर को फोर्स लगेगा के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, और नीचे को कितना लगेगा एम जी। और कौन सा फोर्स ऊपर ज्यादा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा या नीचे वाला, ऊपर वाला ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद और खींचा है आपने ना, स्प्रिंग और ज्यादा स्ट्रेच हुई है तो टेंशन और बढ़ गया है, तो नेट फोर्स ऊपर को आ रहा होगा ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है शुरू में, इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींचा है हमने नीचे कैपिटल एक्स। तो अब देख लो ये कितना दिखेगा, के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी। अब देखो शुरू में के एक्स नॉट और एम जी इक्वल थे ना, तो ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे। नेट फोर्स कितना बचा, के इंटू एक्स, और ये एक्स कहाँ है, इक्विलिब्रियम से आपने कैपिटल एक्स खींचा था तो उसके टर्म में फोर्स आ रहा है अपोजिट में, नीचे को कैपिटल एक्स खींचा तो ऊपर को के एक्स फोर्स आया। तो अब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। सलोनी mg इसलिए क्योंकि mg नाम का एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि लगता है नीचे को, और ऊपर को लग रहा है स्प्रिंग की वजह से के इंटू एक्स वाला फोर्स। जब आपको बोला पता है कि यहाँ पे के एक्स और एम जी बैलेंस है और मैंने और खींच दिया, तो अब के एक्स बढ़ जाएगा ना एम जी से, के एक्स अब एम जी से बड़ा हो चुका है ना, तो ऊपर को के एक्स फोर्स लिखा है, ये पूरा एक्स है ना, नया एक्स ये है, तो पूरा के एक्स माइनस एम जी। अब एक्स को हम क्या लिख देंगे, एक्स नॉट प्लस कैपिटल एक्स ना, तो वही लिखा हुआ है ये। यहाँ पे आपका फोर्स आ गया है के एक्स माइनस एम जी ना, और एक्स की वैल्यू लिख दी है। हाँ शुरू में ही एक्स नॉट पे था, बट वो समझाना तो पड़ेगा ना कि शुरू का के एक्स नॉट और एम जी बैलेंस थे, और वो हमेशा बैलेंस रहेंगे, आप आगे भी खींचोगे तो वो आपस में कट जाएंगे। एक बार तो समझाना पड़ेगा ना, नहीं समझाऊंगा तो तुरंत तू बोलेगा क्यों, कैसे आ गया। अब जब समझा रहा हूं तो बोला है क्यों समझा रहे हैं। अब पांडा तू। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये नेगेटिव साइन कभी क्लियर हो पाएगा अपन को कि क्यों आता है, एसएचएम खत्म हो जाएगा, लग रहा है कंप्लीट नहीं हो पाएगा कि क्यों आया निगेटिव। अगर मैंने नीचे को उसको एक्स खींचा और फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स के अपोजिट है इसलिए बाद में माइनस साइन लगा दूंगा ना। अबे भावेश बोला ना लास्ट में माइनस लगाते हैं, पूरा रीस्टोरिंग फोर्स निकाल लो पहले, फिर लास्ट में माइनस लगाओ, बताने के लिए कि वो रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। धैर्य एक चीज होती है भावेश, वो रखना है और पढ़ते जाना है। यहां तक नोट हो गया। हाँ प्रथम, इस टाइम पे कुछ वैसा ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या सीखा, कि जब भी आप वर्टिकल में ऐसे सस्पेंड कर रहे हो, तो जो इनिशियल इलोंगेशन है और ग्रेविटी है वो बैक कट जा रहे हैं ना, इनिशियल इलोंगेशन की वजह से फोर्स और एमजी वो हमेशा कट जाएंगे। तो हम अब आगे से कभी भी टाइम पीरियड निकालना होगा तो इनिशियल इलोंगेशन और एमजी को नेग्लेक्ट कर देंगे,
सीधे हम मानेंगे कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है और एक्स खींच के सॉल्व कर देंगे। कुछ चमक रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? हर बार के एक्स नॉट और एम जी तो कट ही जाएगा ना, तो हम मानेंगे कि एम जी है ही नहीं है, इनिशियल इलोंगेशन है ही नहीं है, बस हम एक्स खींचेंगे और के एक्स फोर्स लिख करके इसे सॉल्व कर देंगे ना। तो आगे से हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक अगर हमें ऐसे दिया गया और हमें बोला जाए टाइम पीरियड निकालो, तो हम बस सोचेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जी है ही नहीं है, और हमने इसको नीचे को एक्स खींचा, तो ऊपर को के एक्स फोर्स लगेगा। हाँ, एम जी को नेग्लेक्ट कर देना है। और ये फोर्स किधर लग रहा है, एक्स जब नीचे खींच रहे हैं तो ऊपर को लग रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐसे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखेंगे और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ना टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लो, टू फाइंड, देखो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ ना, ये नहीं कि कुछ और फाइंड, जैसे बोला जाए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है, तो ये नहीं आपने बोल दिया जीरो स्टोर है, शुरू में ही स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी ना, क्योंकि शुरू में ही कुछ इलोंगेशन होगा। टाइम पीरियड के लिए मैंने बोला है ना, ये नहीं कि सबके लिए आपने यही लगा दिया। टू फाइंड टाइम पीरियड वी कैन नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी सिंगल आई वाला ग्रेविटी एंड डबल आई वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, वी कैन नेग्लेक्ट ग्रेविटी एंड इनिशियल इलोंगेशन। और यहाँ पे टी के नीचे अंडरलाइन कर लो ना, केवल टी के लिए ये शॉर्टकट है ना, सबके लिए नहीं लगाना। ये क्या क्वेश्चन था? सिर्फ टी के लिए ना, टी मतलब कैपिटल टी, टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, कुछ और निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन सब के लिए नहीं बात चल रही है ना। टाइम पीरियड के लिए आप ऐसे कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी आप देखो, आप खुद ही देखो यहाँ पे, ये अगर शुरू में ही इलोंगेटेड है तो यहाँ एनर्जी स्टोर है ना, तो आपने बोल दिया जीरो स्टोर है तो गलत हो जाएगा ना। टाइम पीरियड लास्ट में सेम आएगा, उसके लिए कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, जो मैंने बहुत पहले बोला था कि बाद में समझेंगे, धैर्य रखो, तो अब वो टाइम आ गया है। देखो यहाँ पर, अरे मालिक तो कहाँ करें ये क्वेश्चन, अगर ओसिलेट कर रहा है तो एसएचएम में ना करे तो कहाँ करें। देखो यहाँ पर, अब यार लास्ट टाइम चल रहा है और अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज समझाने चाह रहा हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सुन लो। देखो यहाँ पर अभी ये जो फोर्स लग रहा है, ये हमने एक्स के टर्म में, देखो ये पूरा एक्स इलोंगेट हुआ है ना, तो पूरा एक्स इलोंगेट हुआ तो हमारा टोटल फोर्स को आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, नेट फोर्स को के एक्स माइनस एम जी। अबे अब पांडा, अब क्या करूं, अब इसी टाइम पे ही समझाना पड़ रहा है, अब कुछ हो नहीं सकता, समझ चुपचाप। के एक्स माइनस एम जी ऐसे लिख सकते हैं ना। और अभी फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये फोर्स जो है ऊपर को है ना, एक्स के अपोजिट है। यार फिर से मुझे अगली बार पूरा ये लिखना पड़ेगा, इसलिए इसे यहीं पे समझाना है मुझे ये चीज ना, ये पूरा लिखना पड़ेगा मुझे।
समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनो भाई। तो देखो जो नेट फोर्स है वो मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया उसके टर्म में आया माइनस के एक्स, लेकिन अगर टोटल इलांगेशन के टर्म में सोचे तो ये आया ना के एक्स माइनस एम जी। ना टोटल इलांगेशन के टर्म में सोचे तो कितना आया के एक्स माइनस एम जी। और अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ लिखूं के एक्स के अपोजिट लग रहा होगा तो इस पूरे के आगे माइनस लगा दूंगा, ना पूरे के आगे माइनस लगा दूंगा, तो ये फोर्स कैसा दिखेगा उस टाइम पर। यहाँ पे फोर्स को अगर डायरेक्शन के साथ लिखूं तो ये आएगा माइनस के एक्स माइनस एम जी, तो आ गया माइनस के एक्स प्लस एम जी, ऐसे आ गया कुछ। अब देखो अगर माइनस के एक्स प्लस सी आए, मम्मी क्या होईल? लेक्चर चालू था। हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है ना। हेलो, हाँ देखो अभी, हाँ यार ये एक्चुअली मोबाइल वाला यूज कर रहा हूँ ना, तो उसमें कॉल आ गया तो म्यूट हो गया था ये। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने देखो ये देखा कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, हाँ वो डीएनडी लगा रखा उसके बाद भी। तो अभी हम के एक्स माइनस एम जी नेट फोर्स था और एक्स के अपोजिट था इसलिए उसको माइनस साइन लगा दिया है। तो नेट फोर्स अभी देखो ये कुछ लगता दिख रहा है माइनस के एक्स प्लस एम जी। तो अब देखो अगर फोर्स हमारा कुछ माइनस के एक्स प्लस एम जी मतलब कुछ माइनस के एक्स प्लस सी आया, तो अगर माइनस के एक्स प्लस सी आया तो क्या वहां पर ओसिलेशन नहीं हो रहा है, क्या वहां पे एसएचएम नहीं हो रहा था यहाँ पर। अगर एफ की वैल्यू माइनस के एक्स की जब माइनस के एक्स प्लस एम जी आ गई तो भी तो यहाँ ओसिलेशन तो हो ही रहा है ना, यहाँ पे भी एसएचएम तो हो ही रहा है ना। बस उससे क्या चेंज हो गया है, बस चेंज इतना हो गया कि अब यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं हो रहा है एसएचएम, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारा एसएचएम ये जो नया मीन पोजीशन आया इसके अबाउट हो रहा है ना। हमारा मीन पोजीशन अब एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, ये है ना मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब कितने एक्स पर हो रहा है, एम जी बाई के अबाउट हो रहा है ना। समझ आ रहा है बच्चों, मीन पोजीशन अभी यहाँ पर है ना, मतलब कितने एक्स पे एम जी बाई के पर है, और अब भी ऑसिलेशन ही हो रहा है ना, एसएचएम ही हो रहा है। तो यही चीज मैं शुरू में आपको एक बार समझा रहा था मीन पोजीशन ना। तो मीन पोजीशन में मैं आपको यही समझा रहा था कि कभी भी आपको रीस्टोरिंग फोर्स दो टाइप से दिख सकते हैं, एक तो माइनस के एक्स दिख सकता है, एक माइनस के एक्स प्लस सी दिख सकता है। दोनों ही एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इससे क्या होता है, इसमें मतलब होता है कि एक्स इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन है, और इसमें होता है इसको जीरो डालोगे ना, जब इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी सी बाई के ना, जैसे एम जी बाई के आई है। तो ये मीन पोजीशन है। मैंने पांडा एग्जैक्टली ये बताया कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आए या माइनस के एक्स प्लस सी आए, दोनों एसएचएम है। माइनस के एक्स आए या माइनस के एक्स प्लस सी आए, दोनों एसएचएम है। और बस डिफरेंस क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन मीन पोजीशन हमारा चेंज हो जाता है ना। टाइम पीरियड वगैरह उन सब के लिए बस यही के देख करके टाइम पीरियड लिख दोगे ना, दोनों से टाइम पीरियड सेम वही लिखोगे। दो में से एक अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ एमजी एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा था, तो वहां पे ऐसा होता है।
यहाँ पे देखो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, देखो यहाँ पर ये आपका अभी x इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे कोई इलोंगेशन नहीं है ना, ये देखो इस लाइन के लॉन्ग यहाँ कोई इलोंगेशन नहीं है ना। ध्रुविल ध्यान से सुनो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना। और जब मैंने इसको पहले मास हैंग किया तो कहाँ जाके रुका, यहाँ mg/k पर ना, वो यहाँ पे आके रुका हुआ है ना। तो शुरू में वो कितना इलोंगेटेड हो रखा है, mg/k इलोंगेटेड हो रखा है, यहाँ पे मीन पोजीशन है, mg/k पर मीन पोजीशन है ना। फिर वहां से हमने कैपिटल एक्स खींचा, तो टोटल कितना इलोंगेशन हो गया, टोटल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट प्लस कैपिटल एक्स। तो ऊपर को फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स, और नीचे को mg ना। अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूं ना, डायरेक्शन के साथ लिखूं, तो ऊपर वाले जो के एक्स है उसके अपोजिट, हाँ कांस्टेंट फोर्स है, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। बस किस पे फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गई है बस। ठीक है समझो, तो उसको मैंने डायरेक्शन के साथ लिख दिया ना, ये एफ जो लग रहा है एक्स के अपोजिट लग रहा है ना। अब ये नीचे को एक्स आया है तो फोर्स ऊपर को लग रहा है, एक्स नीचे को आया है तो फोर्स ऊपर को लग रहा है ना, तो आगे माइनस लगा के इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसको माइनस लगा के मैंने यहाँ लिख दिया है, एक्स के अपोजिट है। तो माइनस अंदर करके ये ऐसा बन गया ना। तो कांस्टेंट फोर्स आने से बस क्या होता है, एक सी ऐड हो जा रहेगा वहां पर, एसएचएम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां से मीन पोजीशन हमारा चेंज हो जाता है, समझो। और कभी भी आपको पूछा जाए कि व्हाट इज मीन पोजीशन, तो आप ये नहीं बोलोगे एक्स इक्वल टू 0। मीन पोजीशन मतलब जहां पे फोर्स 0 है ना, वो मीन पोजीशन होता है। कुछ पांडा समझ आया क्या बोल रहा हूँ। अब ये बात तू समझ जाए, मैं जब पहली बार मीन पोजीशन समझा रहा था तब तू एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे को समझाऊं, तो मैं उस टाइम पे नहीं समझा सकता था ना, अब समझा सकता हूँ। इसीलिए मैंने बोला था पेशेंस रखो, आगे आएगा। ठीक है बच्चों, मीन पोजीशन मतलब आप याद रखोगे, मीन पोजीशन मतलब किसको बोलते हैं, जहां पे फोर्स 0 होता है ना। मीन पोजीशन इज पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन बॉडी विल, हाँ मोरल ऑफ द स्टोरी तो समझ ही गए। तो अपन देखो अभी तक क्या क्या समझ गए हैं, कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल इलोंगेशन और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। होमवर्क भी आज तो नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा और पढ़ा के फिर नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। गैप में कुछ नहीं लिखा है यार, वो एक्चुअली वो पॉइंटर रखा हुआ था ना, उस वजह से गैप बन गया वहां।